नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए और फिलहाल देश भर में संभल हिंसा के मामले में चर्चा का विषय बना हुआ है। चारों तरफ देश भर के अलग अलग कोने में सिर्फ संभल को लेकर चर्चा हो रही है और सवाल सिर्फ एक उठ रहा है कि आजकल ये क्या हो रहा है, देश की जनता को आखिर किस रास्ते पर धकेला जा रहा है। उत्तर प्रदेश हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है, वो चाहे बहराइच को लेकर हो, महाराजगंज को लेकर हो या फिर एनकाउंटर को लेकर है, या तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लगातार किसी ना किसी मामले को लेकर हाईलाइट होता रहता है। लेकिन पिछले महीने, हालांकि आज आखिरी तारीख है और दूसरा महीना शुरू होने वाला है, तो इसलिए यही कहेंगे कि पिछले महीने से हिंसा की आग जो संभल में जलाई गई थी वो अब तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। पहले लोगों ने शांति बनाए रखी थी, लेकिन अब वही शांति लगातार आगजनी में, पथराव में और आक्रोश में तब्दील होती नजर आ रही है। देखिए, जब से दोबारा शाही जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे की बात आई थी, तब से लोगों ने एक आक्रोश के मोड़ वाला रूप ले लिया था। तब से लगातार आपने देखा था कि झड़प और हिंसा इतनी जबरदस्त हुई थी कि उस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई थी। लेकिन आज इस मामले में नया क्या? आज इस मामले में नया ये, हालांकि सबको पता चल गया होगा, बड़ी बड़ी हेडलाइंस आपने पढ़ ली होंगी कि सपा का एक प्रतिनिधिमंडल संभल जाना चाहता था, मृतकों के परिवारजनों से मिलना चाहता था, उनसे बातचीत करना चाहता था, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। शासन प्रशासन ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। जैसे ही वो गाड़ी लेकर निकलने वाले थे, उनकी गाड़ी के आसपास पुलिस की गाड़ियों का बड़ा जमावड़ा खड़ा कर दिया और उनको जाने नहीं दिया गया। उसके बाद माता प्रसाद पांडे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि डीएम का मेरे पास फोन आता और वो कहते हैं कि देखिए, आप यहां मत आइए, स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। और हमने 10 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू की हुई है इलाके में कि कोई भी बाहरी व्यक्ति या फिर कोई भी सामाजिक संगठन या फिर कोई भी किसी भी पार्टी का नेता या फिर कोई भी हो, यहाँ पर नहीं आया जाएगा। मतलब यहाँ पर स्थिति अभी सेंसिटिव बनी हुई है, यहाँ पर बाहरी व्यक्ति की जो एंट्री है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। लेकिन इसी पर माधव प्रसाद पांडे ये भी कहते हैं कि जब बहराइच वाले मामले पर ऐसा हुआ था तो मुझे नोटिस दिया गया था मेरे घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात करने से पहले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मुझे बिना नोटिस जारी किए मेरे घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। लेकिन अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब मीडिया वहां पर जा सकता है, जब सत्ता पार्टी के लोग वहां पर जाकर बातचीत कर सकते हैं, पूरी हालिया स्थिति पर नजर बनाए रख सकते हैं, तो आखिर विपक्षी पार्टी के नेता क्यों नहीं? जबकि ये पहले से तय था कि सपा का एक 15 लोगों का प्रतिनिधिमंडल वहां पर जाएगा, परिवार वालों से मिलेगा, स्थिति के बारे में जानकारी लेगा, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो साफ साफ नजर आता है। और मुझे लगता है ये पूरी स्थिति बिल्कुल साफ साफ ऐसे ही नजर आ रही है कि जब सब कुछ चल रहा है लेकिन विपक्षी पार्टियों को वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा। और देखिए, और भी तमाम चीजें जिन पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये हिंसा की आग फैलाई क्यों गई। आखिर ये हिंसा 19 नवंबर से जब से पहली बार सर्वे हुआ था तो लोगों ने शांति के साथ उस सर्वे को होने दिया था। कोई आगजनी, कोई पथराव, किसी की मौत या फिर किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी। लेकिन जैसे ही दोबारा सर्वे की होने की खबर सामने आती है, उसके बाद लोग आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हालत ये होती है कि 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। दूसरी बात यह है कि लगातार ये इस तरह के ऐतिहासिक चीजों के मामले क्यों उठाए जा रहे हैं जिसमें सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान होता है, जिसमें सीधा सीधा लोगों के इमोशन के साथ खेला जाता है। अब अजमेर का मामला भी आपने सुना होगा कि वहां पर भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और शाही जामा मस्जिद को तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर भी हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि क्यों विपक्षी पार्टी के नेता वहां पर जा नहीं पाते हैं, क्यों इलाके में धारा 163 लागू की हुई है। धारा 163 लागू करना अलग बात है, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति का वहां पर ना जाना, वो उसको वहां पर ना जाने देना, ये अलग बात की तरफ इशारा करता है कि आखिर संभल में ऐसा क्या है जिसको छिपाया जा रहा है। क्यों वहां पर मृतकों के परिवारजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा? आखिर पूरी स्थिति आपके सामने कि किस तरीके से संभल लगातार हिंसा की आग में जल रहा है, सियासत हो रही है बड़े स्तर पर। देखिए, हमारे देश की एक तो खासियत है कि जो भी होता है ऐसा ना हो कि उस पर राजनीति या फिर सियासत ना हो। सेम उसी तरीके से बहराइच पर भी और अब संभल पर भी हो रही है। लेकिन संभल बीच हाईलाइट का मुद्दा बना हुआ है। हिंसा लगातार वहां पर जारी है और झड़प इतने जबरदस्त वहां पर हो चुकी है कि 144 और धारा 163 वहां पर लागू करनी पड़ी है। फिलहाल 10 दिसंबर तक वहां पर रोक लगाई गई है किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने से लेकर। और इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे अपने डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी के साथ। और बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे डायरेक्टर इफ्तिकार त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल, संभल मुद्दे पर चर्चा हम बाद में करेंगे, जो सियासत इस पर लगातार जारी है। उससे पहले थोड़ी सी गंभीरता और चिंता जताते हुए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारा देश
किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में देश की जनता को धकेला जा रहा है कि आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद हिंसा बढ़ जाती है, उसके बाद नौबत ये आ जाती है कि लोगों की जान चली जाती है। क्या कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल, देखिए मानसी, आपने देखा होगा कि देश में जो है वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि अभी संभल हिंसा, आपने जो जिक्र किया, संभल हिंसा अभी खत्म भी नहीं हुई थी। उसके फौरन बाद एक बड़ा मुद्दा, संभल हिंसा के बाद अजमेर को वहां सर्वे के लिए डाल दिया जाता है। अजमेर दरगाह जो विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, तो देश में एक लॉबी काम कर रही है जिसका मकसद, बल्कि मैं तो रविश कुमार के शब्दों में कहूं तो भारत खुदाई अभियान उन्होंने शुरू किया है। वो चाहते हैं कि जो देश अब से 400-500 साल पहले जिन हालात में था, उस हालात में अब फिर पहुंच जाए। वो 21वीं सदी के भारत को हम उस काल में ले जाना चाह रहे हैं जिसमें अब से 400 साल पहले थे। अब इन लोगों पर लगाम कौन लगाए, ये सवाल है। ये जिम्मेदारी है और सवाल भी है। जिम्मेदारी सरकार की है और सवाल भी सरकार से है। आखिर वो ऐसा क्यों होने देना चाहती है? संभल हिंसा की अगर हम बात करें तो संभल हिंसा पर 5 मौतें हो गई, 5, और 5 लोग अगर मौत हो जाती है, और दुखदाई मौत, आपके ये आरोप है कि पुलिस की गोली से मारे गए हैं। अब तक प्रशासनिक रूप से किसी भी एक आदमी ने ना सांत्वना दी है, ना कोई शोक का कोई ट्वीट तक नहीं किया है, और जिम्मेदार सरकार उल्टे पुलिस उनको दंगाई बता रही है। और अगर वो दंगाई भी है तो एक कानून है आदेश में, आप सीधे गोली मार देंगे। तो सवाल जो है कहीं ना कहीं एक समुदाय में शासन के प्रति, पुलिस के प्रति और सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है। ठीक है सर, जब मीडिया वहां पर जा सकती है और सत्ताधारी पार्टी के लोग हालिया स्थिति पर नजर बनाकर रख सकते हैं, अपडेट दे सकते हैं, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर क्यों नहीं जा सकते? बिना नोटिस दिए क्यों वहां पर पुलिस की गाड़ियां तैनात कर दी जाती है? नहीं, बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल है उसको चेयर कर रहे हैं माता प्रसाद पांडे, जो पंडित हैं। बेसिकली मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, वो हिंदू भी हैं और पंडित भी हैं। हालांकि इसको हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सवाल इसलिए भी है कि जब दंगा हुआ तो 500 के 500 मरने वाले मुस्लिम हैं। तो उस डेलीगेशन में जिसमें अधिकतर लोग हिंदू हैं, जिसको चेयर भी हिंदू कर रहे हैं, उसको नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी माता प्रसाद पांडे जो अपने आवास पर नारेबाजी कर रहे हैं, उनके घर को घेर लिया गया है। आखिर हम किस देश में को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको बोलने की, जाने की आजादी है। कौन सा, मतलब देश के प्रतिष्ठित नेता है माता प्रसाद पांडे, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, सम्मानित पदों पर आए, तो उनको, उन जैसे आदमी के जाने से क्या दिक्कत हो सकती है? कौन सी अशांति फैल सकती है? दूसरी चीज, अगर कोई दिक्कत है तो वो संभालना प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो संभालना, आप प्रशासन उसको कंट्रोल करे। आपके पास सारी एजेंसीज हैं, LIU है, पुलिस है, आर्म फोर्सेज है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वहां कोई नहीं जा सकता, और खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच है और इसका बड़ा आने वाले दिनों में बड़े गंभीर परिणाम होंगे। ठीक है सर, सिर्फ मस्जिद ही टारगेट क्यों की जा रही है? चर्चों को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा? वहां क्यों नहीं ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है? मंदिरों के नीचे क्यों कुछ नहीं हो सकता है? सिर्फ मस्जिद को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पहले से चला रहा है, पहले से यही होता है कि मुसलमानों की कोई चीज आप देख लेते हैं कि मुसलमान पथराव कर रहे हैं, मुसलमान नहीं चाहते ऐसा हो, उसके बाद मुसलमानों की मस्जिद ही टारगेट की जाती है कि यहाँ पर मंदिर मिलते हैं। आखिर मस्जिद ही टारगेट क्यों की जा रही है? मस्जिद इसलिए, खासतौर से मस्जिद, मकबरे और दरगाह इसलिए किए जाते हैं कि वो देश में जो माहौल है वो हिंदू मुस्लिम करना है। बेसिकली उसी से उनको वोट मिलना है। वो वोट विकास पर नहीं लेना चाहते हैं। वोट वो सड़कों पर, हेल्थ पर, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं पर नहीं लेना चाहते हैं। वोट हिंदू मुस्लिम पर लेना चाहते हैं। और आपको पता है कि देश में हिंदू ज्यादा हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हमेशा जिंदा रहे, और जिससे कि उनकी जो वोटों की खेती है वो आसानी से होती रहे। उनका मकसद सत्ता हासिल करना होता है। उनका मकसद ये नहीं, उन्हें मस्जिद मंदिर से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा राम मंदिर कितनी मेहनतों के बाद बना है, लेकिन आपने देखा वहां की क्वालिटी, वो बरसात में राम मंदिर छूने लगा। तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार है इन सब चीजों से। इनका मकसद सिर्फ सत्ता है, और सत्ता पर किसी भी तरह से कब्जा हो जाए। आप देखिए, संभल जो है वो कुंदर की एक सीट थी, अभी चुनाव हुए, उपचुनाव यूपी में, तो वहां पर मुस्लिमों ने थोक में बीजेपी को वोट किया। इसलिए वोट किया कि ठीक है भाई, बीजेपी ये कहती है कि मुस्लिम वोट नहीं करता है, तो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां थोक में बीजेपी को वोट किया और बीजेपी के कैंडिडेट को भारी मतों से वहां जिताया।
सुबह सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि मुस्लिमों ने वोट दिया है हमको और हमारे सबके साथ सबके विकास पर काम कर रही है, और अगले दिन बिल्कुल संभल से सटी हुई है कुंदर की, पास ही पास है दोनों जगह, और अगले दिन संभल में हिंसा हो जाती है, तो क्या मुस्लिम का वोट लेकर आप उसको इस तरह से फिर उसका बदला देंगे कि संभल में हिंसा करेंगे? बिल्कुल सर, इसमें एक चीज समझ ये नहीं आ रही है कि जब पहले लोगों ने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, आपका साथ दिया, जब आपने पहली बार सर्वे किया, हालांकि इतिहास में पहली बार था कि याचिका दायर हो गई, उसके 4-4.5 घंटे बाद ऑर्डर आ जाता है कि आप सर्वे कराइए, दोबारा सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो साफ साफ इशारा करता है कि आप मुस्लिम पक्ष को भड़काना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगजनी हो, पथराव हो और उसके बाद मुस्लिम पक्ष को बदनाम कर दिया जाए। दोबारा सर्वे क्यों कराया गया? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब तो प्रशासन ही दे सकता है, क्यों कराया गया और क्यों करना चाहते हैं, और प्रशासन कोई जवाब देना नहीं चाहता है। प्रशासन ने वहां पर इस तरह की एक लॉबी बना दी है कि जो कुछ लोग जाएंगे वो सीधे एक रिट डालेंगे, फिर जो ये लोअर अदालतें हैं, निचली अदालतें हैं, वो एक आदेश करेंगे और सर्वे शुरू हो जाएगा। कहीं देश में एक वर्शिप एक्ट है, उसमें ये है कि 1947 के बाद जो भी हालात में है, जो भी धर्म स्थल, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दा अगर छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इसको नजीर ना बनाया जाए, ये कुछ स्पेशल इशू है, तो इसके अलावा जो जिस चीज में जैसे हालत में है उसी में रहेगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कहाँ कहाँ पर ज्ञान व्यापी में चल रहा है सर्वे, वहां पर ये चीजें हो रही हैं। आगरा में लोग कहते हैं, और ये संभल का आपने देख ही लिया है, अजमेर का दावा करती है, हर रोज एक नई रीट दाखिल हो जाती है। इन लोगों ने कानून को मजाक बना के रख दिया है, और इसका इनको पता नहीं कि नुकसान कितना होता है। और यहाँ की सरकार को बांग्लादेश की चिंता है, यहाँ के लोगों की चिंता है नहीं। भाई ये जो यहाँ रह रहे हैं 25 करोड़ मुसलमान, आप इनकी चिंता नहीं करेंगे तो आप इनमें अविश्वास पैदा करेंगे, और देश के नागरिकों में देश के प्रति अविश्वास पैदा हो जाने के बहुत गंभीर परिणाम हमने पहले भी देखे हैं, और अगर हालात नहीं सुधरे तो इसका नुकसान हो सकता है। ठीक है सर, जब ये कंफर्म फिलहाल हो चुका है, जो थोड़ी बहुत जो रिपोर्ट है वो सामने आई है कि ठीक है वहां पर अवशेष मिले हैं कि पहले मंदिर था, अगर ये कंफर्म हो जाता है कि मंदिर के अवशेष मिले हैं और ये पता चल जाता है कि मंदिर था, तो क्या मस्जिद तोड़ी जाएगी? नहीं, पहली बात तो अभी सर्वे रिपोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि इतना आसान नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद को ही इतना टाइम लग गया, समझिए कि आजादी के भी 70 साल 72 साल के बाद जाके उस पर डिसीजन हुआ है, और वो भी ग्राउंड बेसिस पे नहीं हुआ है, वो सेंटिमेंट के बेसिस पे हुआ है, फैक्ट बेसिस पे नहीं हुआ है। तो इतना आसान नहीं है, कुछ नहीं, ना मस्जिद टूटनी है, ना वहाँ कोई नया मंदिर बनना है, सिर्फ माहौल खराब करना है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। देखिए, मुद्दे पर हमने चर्चा की कि उद्देश्य सिर्फ देश का माहौल खराब करने का है, जनता में हिंदू मुस्लिम कराने का है, क्योंकि अगर आप दोबारा सर्वे कराएंगे उसके बाद भी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी तो मुस्लिम पक्ष का भड़कना स्वाभाविक है, लाजमी है, मुस्लिम पक्ष भड़केगा। लेकिन क्या आपको जान लेने का सिर्फ अब यही तरीका दिख गया है कि हिंसा होती है, आगजनी होती है, पथराव होता है और उसमें लोगों की जान चली जाती है, उसके बाद उन माता पिताओं को कोई नहीं देखता है, उन्हें कंपनसेशन नहीं दिया जाता, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। सेम ऐसा ही बहराइच मामले में देखने को मिला, जब रैली वहां पर निकाली जा रही थी, और फिलहाल अब संभल में देख सकते हैं कि फिलहाल संभल में 5 लोगों की जान जा चुकी है। देखिए, इस तरह के मुद्दे में लोगों की जान चली जाना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर इस तरह के मुद्दों में भी जान जा रही है तो कहीं ना कहीं देश की जनता में एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, लोगों में समझ की कमी है, और ये खुद नहीं हो रही है, ये पैदा किया जा रहा है कि आप इस तरफ जाइए, लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है, क्योंकि भारत देश की जनता ये सोचती है और इसमें ज्यादा विश्वास रखती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, और कल्चर को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो वही है कि देश के लोगों के इमोशन के साथ खेला जा रहा है। संभल में लगातार 19 नवंबर से हम यही देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और फिलहाल विपक्षी पार्टियों का वहां जाना बंद किया हुआ है। 10 दिसंबर के बाद अब देखना होगा कि क्या विपक्षी पार्टियां वहां पर जाती हैं, लोगों से मिलती है, हाल जानते हैं या फिर नहीं जानती, या फिर एज इट इज जो चल रहा है। अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है, क्या इससे लोगों की मौत में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी कि संभल के बाद दूसरा नंबर किसका लगता है।